नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में दोस्तों ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वह इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक को आराम से वहां पे पढ़ा जा रहा है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि चीजें समझ में नहीं आती है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए और देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच अलग चल रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट का अलग बैच है, मध्य प्रदेश सेट का बैच अलग है, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड सबका बैच अलग अलग है। और हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वैलिडिटी कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मींस एक बार अगर जो आप फीस पेमेंट करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो देखिए, फीस भी जो है वो बहुत कम है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। तो दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप अपनी फीस को इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो अलग से आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स, अलग से आपको इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अलग से भी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि भारत के लिए मजदूरी वस्तु मॉडल किसने प्रतिपादित किया। चलिए, आसान सा प्रश्न है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग, और कोई? ए के अलावा सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो अगर जो आसान भाषा में दोस्तों हम लोग बात करें तो जो बस मजदूरी वस्तु मॉडल है, इससे आशय ये है कि जैसे आपने आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले या आपने बचपन में आपने देखा होगा कि कुछ मजदूर ऐसे होते थे कि वो मजदूरी करते थे। तो मजदूरी के रूप में वो जो कार्य करते थे तो मजदूरी के रूप में उन्हें मुद्रा नहीं दिया जाता था, अर्थात रुपए नहीं दिए जाते थे, नोट और सिक्के नहीं दिए जाते थे। उनको कोई ऐसी वस्तु दी जाती थी जो वस्तु उनके पास उपलब्ध नहीं हो। जैसे कि कपड़े दे दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? कार्य करने के बदले कपड़े दे दिए जाते थे, कार्य करने के बदले गेहूं दे दिए जाते थे, करने के बदले चावल दे दिए जाते थे, कार्य करने के बदले बर्तन दे दिए जाते थे। तो इसी की वकालत जो करते हैं वो करते हैं प्रोफेसर CN वकील एवं प्रोफेसर PR ब्रह्मानंद। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो भारत के लिए
मजदूरी वस्तु मॉडल जो प्रतिपादित किया गया था वो प्रतिपादित किया गया वकील और ब्रह्मानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि श्रीमती की पूर्ति कम है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बेसिकली श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल ठीक है। द थियरी ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बताया था, बिल्कुल ठीक है, विकास मॉडल बताया था। एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल में इसकी बात की थी, विकास के मॉडल की बात की थी, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो संपूर्ण आय होता है, वो जो अर्थव्यवस्था में अर्थात जो देश में संपूर्ण आय होता है, जो पूरी आय होती है, वो दो लोगों के मध्य होती है। एक होते हैं उसमें श्रमिक जो मजदूरी करते हैं, और दूसरे होते हैं पूंजीपति जो लाभ कमाते हैं या जो पैसा लगाते हैं उत्पादन प्रक्रिया में। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी एक पुस्तक लिखी द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, और उसमें उन्होंने विकास मॉडल प्रस्तुत किया। और विकास मॉडल में जो विकास मॉडल प्रस्तुत किया उसमें ये मान्यता रखा कि अर्थव्यवस्था में जो संपूर्ण आय है वो दो वर्गों के मध्य विभक्त है। पहला वर्ग श्रमिक है अर्थात जो मजदूरी कर रहा है, और दूसरा वर्ग पूंजीपति है अर्थात जो निवेश कर रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। आज के सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है, बस आप पूरे सेशन को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आज आपको मिलेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए, पहला अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। 3 नंबर का शायद ये प्रश्न था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि एक निश्चित अवधि में एक देश और देश विश्व के मध्य हुए लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं। जैसे मान लिया एक देश हमारा हो गया इंडिया, ठीक है, अर्थात भारत, ठीक है। ये भारत हो गया, और भारत क्या कर रहा है, चाइना से कोई लेन देन कर रहा है, भारत रसिया से कोई लेन देन कर रहा है, भारत नेपाल से कोई लेन देन कर रहा है, भारत अमेरिका से कोई लेन देन कर रहा है, भारत स्विट्जरलैंड से कोई लेन देन कर रहा है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सी बहुत सारी बातें आ रही हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पे भुगतान शेष या भुगतान संतुलन शब्द इसको राइट देना चाहिए था, भुगतान संतुलन, ठीक है। और यहाँ पे शेष दिया है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बी नहीं कर रहे होंगे। और लेकिन आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देख लीजिए कि यहाँ पे बैलेंस दिया है, ठीक है, मतलब भुगतान संतुलन। तो इसीलिए कभी कभी आपको पेपर में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी देखने को मिलती है। भुगतान शेष और भुगतान संतुलन में क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप सोचेंगे अरे नहीं सर ये भुगतान शेष कैसे हो जाएगा, भुगतान संतुलन होता है ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पारस्परिक मांग का सिद्धांत विकसित किया था, किसने विकसित किया था भैया, पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने विकसित किया था, बिल्कुल ठीक है, पारस्परिक मांग, या इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे पूरक मांग भी बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है पूरक मांग या पारस्परिक मांग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो भैया ये अंतरराष्ट्रीय मांग का एक समीकरण प्रकट करते हैं, और उस समीकरण में ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक देश को
किस वस्तु की मांग है, अर्थात एक देश किस वस्तु के लिए रुचि रखता है। तो जितने लोग भी हमारे इसको बोल रहे हैं, जेएस मिल साहब को बोल रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आसान सा प्रश्न है, तो याद रखिएगा कि पारस्परिक मांग की अवधारणा या पूरक मांग की अवधारणा किसने दिया था, जेएस मिल साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा इस प्रश्न को थोड़ा आराम से करेंगे तो। गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट किसके बराबर होता है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या बताता है, क्या बताता है सर, ये बताता है स्वर्ण निर्यात बिंदु जो है वो विदेशी विनिमय की उच्च सीमा को बताता है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो भैया देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, टकसाली समता दर प्लस परिवहन लागत। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए स्वर्ण निर्यात बिंदु को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय की उच्च सीमा, और स्वर्ण अगर जो निर्यात के जगह पे आयात शब्द का इस्तेमाल करता है, सॉरी, अगर जो आयात शब्द का इस्तेमाल करता है तब इसे बोलते विदेशी विनिमय की निम्न सीमा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रचलन में ये प्रश्न कम है लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण निर्यात बिंदु से आशय क्या होता है। तो स्वर्ण निर्यात बिंदु इक्वल टू होता है विदेशी विनिमय की उच्च सीमा, और स्वर्ण आयात बिंदु का मतलब होता है विदेशी विनिमय की निम्न सीमा, और जो स्वर्ण निर्यात बिंदु होता है उसे हम टकसाली समता दर और प्लस परिवहन लागत के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है किसकी स्थापना में, चलिए सर बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है किसकी स्थापना में, बताइए भैया। लाइक शेयर करते रहिए, निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए IDBI, ठीक है, और कोई, और कोई, और कोई, और कोई, सभी लोग बोलेंगे IDBI, सभी लोग बोलेंगे ICIC, ठीक है, ICICI, इसको कोई नहीं बोलेगा, ICICI, इसको कोई नहीं बोलेगा। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी लोग यही बोलेंगे, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड। ठीक है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, और दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, एक अल्पकाल होता है, दूसरा मध्यकाल होता है, तीसरा दीर्घकाल होता है। अल्पकाल में क्या होता है 0 से 1 वर्ष, मध्यकाल में 1 से 5, और दीर्घकाल में 20 वर्ष से ऊपर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर
सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। जो लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज के सेशन में बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको, बस ईमानदारी से पूरा सेशन देखिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत कीजिए। अवमूल्यन क्यों किया जाता है भाई? अवमूल्यन क्यों किया जाता है? बिल्कुल ठीक है। अवमूल्यन जब किया जाता है तो जो निर्यात वस्तुएं होती है, जिन वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं सर, जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उनके मूल्य में कमी आती है। इनका मूल्य क्या हो जाता है सर? इनका मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं उन वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। यही तो होता है ना सर, यही ना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो आप कहिए कि सर जी ऐसी स्थिति में निर्यात को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम डिवैल्यूएशन करते हैं, हम अवमूल्यन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो अवमूल्यन से क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में बेचते हैं तो उसका मूल्य क्या होता है? कम होता है। और दूसरे देश की वस्तुएं जब हमारे देश में आती हैं तो उसका मूल्य अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया गया। एक ऑप्शन और, अच्छा नहीं देने की जरूरत है, ठीक। श्रम विभाजन निरपेक्ष लागत की बात कौन करता है? निरपेक्ष लागत का सिद्धांत कौन देता है? इतना जानते होंगे तो इस प्रश्न को कर पाएंगे ठीक तरीके से। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। ठीक है, ठीक है। दो देश व्यापार व्यापार अपने निरपेक्ष लागतों के आधार पे करते हैं। श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताई थी किसने? एडम स्मिथ साहब ने। एक महानुभाव को और याद रखना है, किनको? डेविड रिकार्डो साहब भी श्रम विभाजन की बात बोलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है, सॉरी, उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है। क्या होता है भैया, कैसा होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, उत्पादन संभावना वक्र। तो क्या उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? किसी देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का अनुकूलता पूर्वक उपयोग करके जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको हम व्यक्त करते हैं किससे? उत्पादन संभावना वक्र के, उत्पादन संभावना वक्र से। और ये क्या होता है? ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? नतोदर मतलब क्या? अवतल हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान में आप रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र किसे बोलते हैं। तो अगर जो बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, तो एक देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं इन संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उसे ही हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और ये क्या होता है? ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, उनतोदर नहीं, नतोत्तर। नतोदर का मतलब अवतल होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं सर। अगला प्रश्न ये रहा कि फिशर के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति है। चलिए भैया, फिशर साहब आ गए। थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए बताइए सर क्या उत्तर आ रहा है? प्रद्युम्न जी, सीमा माथुर जी, सोनी शर्मा जी, राजू जी, शांति सचान जी, प्रदीप कुमार जी, सुमन जी, अश्वनी सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। सदानंद जी, अमरीश यादव जी, अफजल जी, बिल्कुल ठीक है।
बता दीजिए सभी लोग, कुछ ए कुछ सी, कुछ ए कुछ सी, और कोई भाई? ठीक है। अच्छा, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, किसको किसको याद आया? सच्ची सच्ची बताइएगा, सच्ची सच्ची बताइएगा कि जब आपने फिशर साहब को देखा है तो किसको याद आया है? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो फिशर साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, पूछा जाता है कि फिशर साहब की पुस्तक का नाम क्या है? तो द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और उसी पुस्तक में इन्होंने ये समीकरण दिया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, एम भी प्लस एम डैश भी डैश। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये क्यों नहीं आ गया, ये पीटी इज इक्वल टू एम भी क्यों नहीं आ गया? ठीक है, तो पीटी इज इक्वल टू एम भी इनका पुराना समीकरण था, और प्लस बाद में एम डैश और भी डैश को संशोधित करके इन्होंने लिखा। तो याद रखिएगा कि अगर जो फिशर का प्रारंभिक समीकरण पूछे तब आप क्या करेंगे? पीटी इज इक्वल टू एम भी, पीटी इज इक्वल टू एम भी प्रारंभिक समीकरण, और संशोधित जब किया तो क्या लिखेंगे? पीटी इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डैश भी डैश। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पीटी क्या इंडिकेट करता है सर? इसमें पीटी जो है ये समग्र मांग को बताता है। किसको बताता है? समग्र मांग को बताता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कुल पूर्ति को पूछ रहा है। तो एम भी और एम डैश बी डैश जो है ये पूर्ति को दिखाता है। तो याद रखिएगा कि पीटी जो है ये समग्र मांग को, और एम भी जो होता है ये समग्र पूर्ति को बताता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, आसान सी बात है, आसान सी बात है कि फिशर साहब की एक पुस्तक थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसमें उन्होंने ये समीकरण दिया था। इनिशियल समीकरण जो था, प्रारंभिक समीकरण पीटी इज इक्वल टू एम भी था। पीटी को उन्होंने समग्र मांग बताया, एम भी को उन्होंने समग्र पूर्ति बताया। अपने समीकरण को संशोधित किया एम डैश और भी डैश के रूप में। फिर पीटी इज इक्वल टू एम भी में क्या कहा कि मुद्रा की मात्रा में अगर जो वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुना और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आ जाती है। ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए थी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विस्फीति अर्थात स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें दोनों पाए जाते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। विस्फीति अर्थात स्टैगफ्लेशन, तो देखिए स्टैगफ्लेशन तो बेसिकली आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है सर? क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है स्टैगफ्लेशन में? कि सतत रूप से बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, सतत रूप से क्या होती है? बेरोजगारी बढ़ती है। मतलब बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, और बेरोजगारी के साथ साथ सतत रूप से मुद्रास्फीति होता है, अर्थात महंगाई होता है। ठीक है, सतत रूप से मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। ठीक है, सतत रूप से मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, अर्थात महंगाई भी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मुद्रा का प्रसार हो रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, पूर्ण रोजगार के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आराम से करिए, है ना, हिम्मत बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, लड़ते रहिए, है ना। एक ही जिंदगी मिली है, अगर जो हार जाएंगे तो फिर इस पृथ्वी पे आने का क्या औचित्य रह जाएगा, है ना। एक ही लाइफ मिली है, इस लाइफ में भी अगर जो हार जाएंगे तो फिर कोई औचित्य है क्या? दूसरे के कामों में लगे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फोटो खींच फोटो खींचेंगे कि विधायक जी के साथ एक मुलाकात,
भले से विधायक जी किसी शादी में गए हैं और आप 10 फुट दूर से ऐसे सेल्फी ले लीजिए और फेसबुक पे लगा दीजिए कि विधायक जी के साथ क्या एक अच्छा शाम गुजरा। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने ऊपर काम करिए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अच्छा, मेरे फेसबुक अकाउंट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि क्या आ रहा है भाई कि पूर्ण रोजगार के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में अगर जो वृद्धि होगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं। जितने लोग भी बी बोलेंगे ठीक होगा कि कीमतों में वृद्धि होगी। अरे सर, अगर जो कीमतों में वृद्धि होगी तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? सी भी तो ठीक है। कीमतों में वृद्धि होती है तो ब्याज दर भी तो बढ़ता है ना। हाँ। तो क्या उत्तर होगा इसका? बी और सी दोनों राइट आंसर है, लेकिन आपको उत्तर सही क्या करना है? आपको करना है कीमत स्तर में वृद्धि। तो पूर्ण रोजगार के अंतर्गत अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो आपने फिशर साहब को पढ़ा ही है कि फिशर साहब कहते हैं कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो कीमत में 2 गुने की वृद्धि आ जाएगी और मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कीमत स्तर में जब वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में वृद्धि करने के कारण ब्याज दर में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो पहले उत्तर आता है उसी को माना जाता है। तो जितने लोग भी बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका दोनों उत्तर ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना है। अगला प्रश्न की कौन कौन मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है? मुद्रा की पूर्ति का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? बढ़िया सा प्रश्न है ना। मुद्रा की पूर्ति का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए बहुत मजा आने वाला है, बस ईमानदारी से सेशन को देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए क्या उत्तर आता है? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि मुद्रा का पूर्ति है। मुद्रा का पूर्ति क्या होता है? ठीक है, तो भैया मुद्रा की पूर्ति का कौन सा भाग नहीं है ना। बहुत महानुभाव क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। अरे भाई साख, ऋण मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं होता है? क्यों नहीं होता है यार? ठीक है, तो इसमें जो देखिए, इसमें जो सेविंग होती है ना, ये मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं होती है। इसको ऐसा माना जाता है कि सेविंग जो है वो आप डंप करके अपने पास रखें। ये क्या आता है? ये वास्तविक चर के अंतर्गत आता है, ये मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो जितने लोग भी बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि बचत जो होता है ना सर, ये वास्तविक चर होता है। ये क्या होता है? वास्तविक चर होता है। ये मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेविंग आप करें, इसका मतलब कि पैसा आप डंप करके अपने पास रखें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को सम्मिलित किया था। किस अर्थशास्त्री ने सम्मिलित किया था? आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? फ्रीडमैन की बात, टोबिन की बात, जेम्स टोबिन की बात, कुछ लोग ए सेन की बात भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, संपत्ति की अवधारणा, ठीक है, में मानवीय संपत्ति को सम्मिलित किया था। किसने किसने सम्मिलित किया था? तो फ्रीडमैन साहब ने सम्मिलित किया था। और मानवीय संपत्ति से आशय उन्होंने क्या बताया था कि लोगों के कार्य दक्षता में वृद्धि हो। दक्षता में वृद्धि होगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा।
लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो। कुशल लोग होंगे तो ज्यादा उत्पादन करेंगे, ठीक है। लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को सम्मिलित किया था फ्रीडमैन साहब ने। फ्रीडमैन साहब ने संपत्ति की अवधारणा में ये कहा था कि मानव भी जो है वो एक संपत्ति है। अगर और संपत्ति में क्या होगा कि अगर जो मानव क्या होगा, कुशल होगा, दक्ष होगा, ज्ञान उसके पास रहेगा, तो वो संपत्ति खड़ा कर देगा। जैसे आप लोग भी क्या हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए आप भी एक संपत्ति हैं, है ना। इतने दिनों से वो लोग आपको कुशल बनाने के लिए आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने दिनों से आपको आपके ऊपर वो निवेश कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बन रहे हो, एक संपत्ति बन रहे हो। ताकि आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आप अपनी सैलरी से क्या करोगे कि घर का खर्च चलाओगे। तो आप भी क्या हो, एक संपत्ति ही तो हो ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसी बात को कहा था किसने, फ्रीडमैन साहब ने। अगला अगला प्रश्न, कि धन प्रवाह को कहते हैं, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या उत्तर रहेगा भाई, धन प्रवाह को कहते हैं। धन प्रवाह की बात कौन किस अर्थशास्त्री ने दिया, बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर पीगू साहब की बात कर रहे हैं, सभी लोग पीगू की बात कर रहे हैं भैया। अच्छा, अगर जो पीगू की बात कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। पीगू साहब ने क्या कहा, पीगू साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर जो कीमत स्तर में कमी आएगी तो लोगों की जो क्रय शक्ति होगी ना वो बढ़ेगा, ठीक है। तो पीगू साहब ने पीगू प्रभाव के अंतर्गत धन प्रवाह का मतलब ये बताया कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि धन प्रवाह जो दिया था वो पीगू साहब ने दिया था, और जिसे पीगू प्रभाव के नाम से हम जानते हैं। और इन्होंने ये कहा पीगू प्रभाव के अंतर्गत कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो लोगों की जो क्रय शक्ति होगी, क्रय शक्ति वो बढ़ेगी। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि ये बताइए कि किसने कीमत और क्रय शक्ति में विपरीत संबंध बताया, तो वो बात बताया किसने, पीगू साहब ने। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यय की विकास दर आर्थिक विकास की दर से अधिक होती है, यह कौन सा नियम है। कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आराम से करिए, बहुत बार मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, इसने कहा था कि जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया जाएगा तो जो आर्थिक क्रियाकलाप होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में अगर जो वृद्धि किया जाएगा तो राज्य के आर्थिक क्रियाकलाप में क्या आ जाएगी सर, वृद्धि आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। ये बात किसने कही थी, ये बात हमारी कही थी किसने, वैगनर साहब ने। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। मतलब वैगनर साहब ने ये कहा कि आप क्या करिए, सार्वजनिक व्यय करिए, अर्थात अच्छी सड़क दीजिए, अच्छी बिजली दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए लोगों को। तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर निजी निवेश की भावना विकसित होगी, ठीक है। और अगर जो निजी निवेश की भावना विकसित हो गई तो वो उत्पादन करेंगे, जब वो उत्पादन करेंगे तो आर्थिक विकास होगा। जैसे कि आप अगर जो गांवों से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि गांव में खेती करना बड़ा मुश्किल होता था। जैसे आलू जैसे उगाना है तो आलू उगाने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन जब से ये मोटर अर्थात जिसे टुल्लू पंप बोलते हैं लोग, जब से ये प्रचलन में आया तब तब से
और जब से बिजली कंटिन्यूसली मिलने लगी, बहुत सारे छोटे छोटे किसान आलू, गोभी, टमाटर ये सब उगाने लगे अपने घर में और फिर मार्केट में ले जाकर के बेचने लगे। तो वही हुआ ना, गवर्नमेंट ने अच्छी बिजली दी, गवर्नमेंट ने परिवहन ठीक किया, मतलब सड़क ठीक किया, तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कर आगम को अधिकतम करने के लिए सरकार को उन वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए जिनकी मांग की लोच हो। क्या प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? आप क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं? और कोई भाई? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, इकाई से कम हो। तो जितने लोग भी इकाई से कम बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और मांग की लोच इकाई से कम है, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो क्रेता है अर्थात जो एक उपभोक्ता है, वो किसी उपभोग की वस्तु को टाल नहीं सकता है। जैसे सरकार को कर आगम, मतलब सरकार को कर से अपने आय को बढ़ाना है, तो सरकार को ऐसे वस्तुओं पे कर लगाना चाहिए जिसकी मांग की लोच इकाई से कम हो। जैसे कि इकाई से कम हो, जैसे कि नमक हो गया, जैसे कि ये तो छोटी सी बात हो गई। उसके बाद पेट्रोल, ठीक है, वर्तमान समय में पेट्रोल सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, कि कर आगम में वृद्धि करना। भैया गाड़ी से चलने की आपकी आदत पड़ी गई है, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होगा, 60 रुपए था भी उतना ही चलते थे, 100 रुपया हो गया तभी उतना ही चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नमक हो गया, माचिस हो गया, पेट्रोल हो गया, इस पर अगर जो सरकार टैक्स लगा भी देना, तो एज अ उपभोक्ता आप क्या करेंगे कि आप इसका प्रयोग करना कम नहीं करेंगे, तो आप टैक्स पे करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वैमनस्य को कम करता है? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये हिंदी भाषा के जो ज्ञानी लोग होंगे, मतलब ज्ञानी क्या, थोड़ा बहुत हिंदी जानते होंगे, तो इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे और आराम से पढ़ेंगे तब, ठीक है। सभी लोग ये बोल रहे हैं भैया, अच्छा। आर्थिक वैमनस्य मतलब, वैमनस्य मतलब क्या? विषमता, ठीक है, विषमता या विसंगति, ठीक है, विषमता को कम करता है। तो आर्थिक विषमता को कम करने का कार्य कौन करता है? प्रगतिशील कर करता है, बिल्कुल ठीक है, प्रगतिशील करता है। प्रगतिशील कर करता है, क्यों करता है भैया? क्योंकि जिसकी जितनी आय होती है उसी के आधार पे वो टैक्स देता है। आय बढ़ती चली जाती है तो टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अमीर लोगों से टैक्स लेकर के जो लोग गरीब हैं उनके लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और गरीबों का भी उत्थान होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर बिल्कुल सही है। अगला, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन किससे संबंधित है? कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। ये बताइए कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिए गए हैं? और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। नोट्स पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, ठीक है, मतलब सारे बैचेज उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं जो नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, ई बोल रहे हैं फिंडले सिराज साहब, और कोई भाई?
सभी लोग सी बोल रहे हैं, ऊपर से 4 लोग सी बोल दिए, तो मुझे नहीं भी आ रहा है तो हम सी बोल देंगे। क्यों? पिंडले सिराज ही लग रहे हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं ऐसा। अरे भैया, ठीक है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलना है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात जो कही थी वो एंटोनियो डी वीटी डी माको ने किया था। ठीक है, माको से ने किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर आप क्या बोल रहे हैं? सभी लोग, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर गलत हो जाएगा। और जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि एंटोनियो डी वीटी डी माको से ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, माको से इतना याद रखिएगा, या एंटोनियो याद रखिएगा। और एंटोनियो याद रखिएगा, ये या तो एंटोनियो या माको से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है। अब ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे गलत होगा ये प्रश्न। ठीक है, प्रैक्टिस, जैसे कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिनका आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो वो फिर कभी गलत होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ऋण जाल की समस्या उत्पन्न होती है। ऋण जाल की समस्या कैसे उत्पन्न होती है भैया, बता दीजिए। ऋण जाल की समस्या उत्पन्न होती है, कैसे होती है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऋण जाल की जो समस्या उत्पन्न होती है ना, इसमें क्या होता है कि जब आप विदेशों से लिया गया ऋण, विदेशी ऋण विदेशी ऋण अर्थात जो दूसरे देश से आप लिए हैं, वो ज्यादा हो आपके आंतरिक ऋण से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये बताइए कि ऋण जाल का मतलब क्या है? तो ऋण जाल का मतलब ये होता है कि जब आप विदेशों से ज्यादा ऋण लिए हैं और अपने देश से अर्थात आंतरिक ऋण जो है वो कम लिए हैं, मतलब आंतरिक ऋण कम है विदेशी ऋण से। तो ऐसी स्थिति में ही दोस्तों ऋण जाल की समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ऋण जाल की समस्या उत्पन्न होती है जब विदेशी ऋण ज्यादा होते हैं और आंतरिक ऋण उससे कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी? विदेशी ऋण जब ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट फिर से या आंतरिक ऋण लेगी, बार बार आंतरिक ऋण लेती जाएगी या लोगों पे टैक्स लगाती चली जाएगी। और ये विदेशी ऋण जो होगा वो कम होने का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आंतरिक ऋण जो होगा वो आपका बढ़ता चला जाएगा या टैक्स आपका बढ़ता चला जाएगा। और इसी कारण क्या होगा कि विदेश ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसा कि बिल्कुल ठीक है, आशुतोष उपाध्याय जी जैसा कि बता रहे हैं कि ये आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान जो है वो तो हर जगह लागू है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर उदाहरण पर फिट बैठता है। मतलब जो दिवालिया और बैंकरप्ट होने वाली चीजें होती है उसमें हर उदाहरण पे वो फिट बैठता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, क्या उत्तर होगा? तेज क्या होता है? ये बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है, नया सा प्रश्न है। मैं देखता हूं कि कितने लोग ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, विशिष्ट उद्देश्य कर होता है सर, सभी लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, शेष जो होता है ये एक प्रकार का विशिष्ट कर होता है, अर्थात विशिष्ट उद्देश्य कर होता है। और विशिष्ट कर उद्देश्य का आशय क्या होता है सर, आप बताएंगे? कि जब सरकार टैक्स आपसे वसूल करती है ना, तो उस उस टैक्स वसूल करने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि अगर जो हम टैक्स वसूल कर रहे हैं
तो हमको ये जो पैसा हमें मिलेगा वो हम एक स्पेसिफिक जगह पे खर्च करेंगे। जैसे सरकार शिक्षा पे टैक्स को शिक्षा पर होने वाले टैक्स में वृद्धि कर दे, शिक्षा पर टैक्स में वृद्धि कर दे, और गवर्नमेंट ये टारगेट कर ले कि इससे पैसा जो हमें मिलेगा उससे हम और अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट कर या विशिष्ट उद्देश्य कर के रूप में हम इसे जानते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सर महामैराथन की क्लास कब होगी? ये महामैराथन की क्लास नहीं है, दो 2 घंटे की क्लास होती है। महामैराथन थंबनेल पे लिख दूंगा तो फिर महामैराथन हो जाएगा, है ना। हम तो रोज महामैराथन लेते हैं, 2 घंटे की क्लास नहीं होती है क्या ये? अब आपको चाहिए 6 घंटे की क्लास तो मैं वो भी जल्दी ही लाऊंगा, है ना। 6 घंटे की भी क्लास बहुत जल्द होगी, ठीक है। हाँ, इसे उपकर भी कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक। कुछ लोग तो 1 ही घंटे की 1 घंटे 10-20 मिनट की क्लास लेके और उसको ऊपर लिख देते हैं महामैराथन की क्लास। तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूं जो नैतिकता के अनुकूल ना हो, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो बंजर भूमि को सघन जंगल में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था को ऋण के लिए संपर्क किया जा सकता है? क्या उत्तर आ रहा है भैया? सभी लोग बोल रहे हैं आईडीए, आईडीए सभी लोग बोल रहे हैं। अच्छा भैया, और कोई सी के अलावा? बिल्कुल ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना कब होती है भैया? 1960 में। और इसे क्या बोलते हैं? विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं। सुलभ ऋण खिड़की क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत कम या ना के बराबर ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। तो याद रखिएगा कि अगर जो कोई भूमि बंजर है, छोटी सी बात है दिमाग में रखना है, कोई भूमि जो है बंजर है उसको उपजाऊ बनाना है या उसमें जंगल लगाना है, तो ऐसी स्थिति में आप किस संस्था के पास जाएंगे ऋण लेने के लिए? तो हम जाएंगे आईडीए के पास, जिसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं। ये दीर्घकाल के लिए बहुत ही कम या ना के बराबर ब्याज दर पे ये ऋण प्रदान करता है, जिसकी स्थापना होती है कब? 1960 में। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि भारत में निम्नलिखित में से अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की बहुत कम है, तो निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई भाई? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, ठीक है, यातायात, बिजली, ये सारी जो चीजें हैं ये अवस्थापना के अंतर्गत आती है। अर्थात इससे क्या होता है? देश में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन बीमा जो है भैया, ये बीमा कैसे आ जाएगा? ये सब नहीं आएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बीमा जो होगा वो अवस्थापना के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? और मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जितने लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, आप अगर जो कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपकी क्लास 12 से 12:30 बजे से लेकर के और 2:30 तक क्लास हो रही है वहां पे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कम से कम टेस्ट सीरीज और नोट्स, ठीक है, जरूर पढ़िए। कम समय है तो टेस्ट सीरीज और नोट्स को जरूर पढ़िए।
क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई? ठीक है। 56 से 61, 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी ना। तो क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था, ये उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना था कि उद्योगों में हम क्या करें? निवेश को बढ़ाएं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि हम अपने उद्योगों में निवेश को बढ़ाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और वो वाला तो बात आप भूल ही गए, बताया क्यों नहीं? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है ना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे भी आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बता दीजिए सर कि नीचे लिखे उद्योगों में से वह कौन सा उद्योग है जो भारत में अधिकतर रोजगार प्रदान करता है? बताइए। ये क्वेश्चन आया था केबीएस में। अच्छा भाई, देखिए मैं विश्वास से कह रहा हूं, और मैं ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन बोल रहा हूं, मैं आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग एग्जाम दे करके आए हैं, और मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि जो 7 बजे से हमारी क्लास हो रही है ना, आप एग्जाम देने जाइए। अभी आप केबीएस का देखे आए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेशन से आपको मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप एप्लीकेशन और यूट्यूब पे लगातार हमारे साथ कुछ दिन तक जुड़ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन लगातार आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना? तो पहले भी क्वेश्चन आए थे, आज भी आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बदलने वाला नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बदलने वाली हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो बदल जाएंगी, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें वही होने वाली हैं। तो बस पढ़ते रहिए ईमानदारी से। बिल्कुल। सर एग्जाम कब होंगे? अब तो पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। पता नहीं सर, कोई पेपर ही नहीं दिखता है। अच्छा, अरे ठीक है, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। कि नीचे लिखे उद्योगों में वह कौन सा उद्योग है जो भारत में अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सी बोल रहे हैं कुछ लोग ए बोल रहे हैं कपड़ा है। और कोई भाई? बिल्कुल। तो जितने लोग भी कपड़ा की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिखे उद्योगों में से वह कौन सा उद्योग है जो भारत में अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग जो है वो अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है? चलिए, तो देखिए जब भी थकान महसूस हो, लगे कितना पढ़ेंगे, तो ये सोच लीजिए थोड़े दिन और, है ना? मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे जो सबसे विकट कार्य जो है वो यही है कि धैर्य बना करके पढ़ाई करना, है ना? लेकिन सफल होना है तो धैर्य बना करके पढ़ना ही पड़ेगा, और जो धैर्य बना करके पढ़ेगा वो पक्का सफल होगा, 100% सफल होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग धैर्य के कारण ही बाहर हो जाते। तो अगर जो इतना धैर्य बना हुआ है, थोड़े दिन की और बात है, धैर्य बनाए रखिए, जरूर सफलता मिलेगी, है ना? क्या उत्तर आ रही भाई? बिल्कुल ठीक है। भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करता है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है। थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत करते हैं।
बिल्कुल ठीक है। कोई सही नहीं कर रहा है, सभी लोग गलत कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, देखने में बहुत आसान लगेगा, मतलब बहुत, ठीक है। तो आप इसको सोचेंगे कि यार ये कितना अजीब हो गया कि काला धन की अर्थव्यवस्था। तो भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित जो करता है, वो काला धन की अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है। और काला धन की अर्थव्यवस्था का कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, बस वही है कि काले धन का मतलब ये होता है कि ऐसा धन जो आप बिना टैक्स चुकाए अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सर, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? कितना प्यारा प्रश्न है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए चैनल को, है ना। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। देखिए कितने सारे लोग इस टाइम देख रहे हैं क्लास को, लेकिन कितने कम लोग लाइक किए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। मैं 2 घंटे लगातार बोल रहा हूँ, आप एक लाइक नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, NSSO, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और NSO ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर NSO और NSSO की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े ये दोनों संगठन के द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात इसमें क्या दिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नामक किसके द्वारा प्रायोजित है? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न, चलिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब ये प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोग को आता होगा, तो ऊपर से बी वाले अगर जो कुछ लोग बी बोल दिए तो सभी लोग बी बोलने लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं आना है तो रहने दीजिए, कह दीजिए सर नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे इसका, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नामस किसके द्वारा प्रायोजित होती है? तो जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा प्रायोजित होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित होती है? तो जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न रहा कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी होती है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। भारत में अधिकतम बेरोजगारी होती है, क्या होता है भैया? भारत में अधिकतम बेरोजगारी होती है, बताएंगे क्या? इजी सी बात है। तो आप कहेंगे सर जी संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो कौन सी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। और संरचनात्मक बेरोजगारी आती क्यों है सर? संरचनात्मक बेरोजगारी आती क्यों है? संरचनात्मक बेरोजगारी इस कारण से आती है कि जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का हम समुचित रूप से प्रयोग करके उत्पादन नहीं कर पा रहे। जो लोगों को जिस योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, उस योग्यता के अनुसार लोग कार्य नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग एमबीए करके आए, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके आए, वो कहीं जॉब कर रहे थे, उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो कहे चलो भैया प्राथमिक विद्यालय में टीचर बन जाओ, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, आराम से घर पे बैठे रहेंगे और जाकर के पढ़ा देंगे। पढ़ाना उनकी प्राथमिकता दूसरी होती है, पहली क्या होती है, नौकरी पाने की पहली प्राथमिकता क्या है कि पैसा कमाना है ना, लाइफ को सिक्योर करना है। ये मतलब ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बात है कि हम रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जिंदगी भर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अब आपको भेज दिया गया प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए, अब वहां पे छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो आपका माइंड वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, आप क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कोष स्थापित किया गया है, क्या उत्तर होगा भाई। हम्म, क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी वो नाबार्ड की बात बोल रहे हैं सभी लोग। हम्म, तो 1985, 1900 सॉरी 1995, 1996 में, मतलब आप कह सकते हैं 1995 में, 1995 में नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना की गई, और इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो 2000 करोड़ है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड में कितने पैसे हैं, 2000 करोड़, और किसके द्वारा स्थापित किया गया, नाबार्ड के द्वारा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान सन 1968 में सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो ये बात तो भैया बहुत आसान सी है, सबको पता होगा, लेकिन आप इनकी किताब का नाम जरूर बताइएगा जिसमें इन्होंने बताया था, ठीक है, किताब का नाम जरूर आप बताइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी किताब का नाम, ये पूछा जाता है, ठीक है, द ड्रेन थियरी, इस किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द ड्रेन थियरी। ये किसकी पुस्तक है, हमारे दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, जिसे भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपए है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। अगला कि भारत में, हाँ ये किताब भी है, पॉवर्टी, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करें, कई सारी किताब है ना, कई सारी किताब है, दादा भाई नौरोजी की कई सारी किताबें हैं। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। आपके घर में अगर जो कोई सरकारी नौकरी करता होगा तो आपने सुना होगा उनके मुंह से कि चलो अच्छा हुआ सरकार ने हमको थोड़ा बहुत महंगाई भत्ता दे, ठीक है, तो महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, सरकार भी अपने कर्मचारियों को क्या करता है, सोचता है कि भैया महंगाई बढ़ रही है तो मुद्रा का मूल्य में कमी आ रहा है, और मुद्रा के मूल्य में कमी आ रहा है तो इनको और थोड़ी सी सैलरी दे दिया जाए कि एटलीस्ट जितनी महंगाई बढ़ी है उतना तो इनको पैसा दे दिया जाए ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत सरकार की जनसंख्या नीति 2000 का मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित दर तक ले जाना है। ये बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है,
अब देखिए, जनसंख्या नीति 2000 ये पीजीटी के सिलेबस में है, यूपी पीजीटी के सिलेबस में है। तो बहुत महानुभाव जो गहराई से नहीं समझेंगे चीजों को, वो कहेंगे सर जी अभी नहीं आएगा ना। वो कहेंगे सर जी अभी नहीं आएगा। ठीक है, उनको लगेगा ये जनगणना की बात हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं, वर्ष 2010 तक। एब्सोल्युटली ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और 2045 तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था में ले जाने का लक्ष्य है। ठीक है, और जो ग्रोथ है वो लगभग 2% है। ठीक है, 2010 तक ग्रोथ को भी 2% प्राप्त करना था। ठीक है, तो अब जो प्रश्न आएगा वो ये शायद ना आए, अब ये आए कि जनसंख्या को स्थिर दर पे कब तक ले जाने की का उद्देश्य है, तो 2045। अगला, कि हाल के वर्षों में भारत की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति का दृष्टिकोण कैसा रहा? बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कि हाल के वर्षों में भारत की मौद्रिक मौद्रिक मतलब कौन? आरबीआई। और राजकोषीय मतलब कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने क्या किया है? ब्याज दरों में गिरावट आरबीआई ने लाया है, ताकि क्या हो सके, लोगों की निवेश क्षमता जो है वो बढ़ सके। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं सर? और बताइए। और अब देखिए, आप ये कहेंगे ना, तो अगर जो आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं ना, सरकारी व्यय में वृद्धि, तो ये देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सरकारी व्यय में कठोर नियंत्रण। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी व्यय में कमी नहीं की गई है, लेकिन जब सरकारी व्यय करना होगा तो उस पर कठोर नियंत्रण है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी बुरा नहीं है, आप ऑप्शन नंबर सी को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए, सरकारी व्यय में कठोर नियंत्रण आया, एब्सोल्युटली ठीक है। सरकार को अगर जो सरकार को क्या करना है कि अगर जो व्यय करना है तो उसके लिए क्या किए गए हैं, नए नए बहुत सारे प्रावधान बना दिए गए हैं। तो सरकारी व्यय में वृद्धि एब्सोल्युटली हुई है, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कठोर नियंत्रण किया गया इसलिए सरकारी व्यय में कमी आई है, ये मत सोचिए कि उसमें ये बोल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ हाँ, यो, योजना सरकार बना रही है, व्यय बिल्कुल बढ़ रहा है, ये थोड़ी कह रहे हैं कि व्यय नहीं बढ़ रहा, लेकिन वहां पे बस ये कहा गया है कि रूल एंड रेगुलेशन को टाइट किया गया है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। इतनी पाबंदी पहले नहीं थी जितनी आजादी हमको, जब हमको आजादी मिली थी। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल असिंचित भूमि में नहीं उगाई जा सकती है? मतलब असिंचित भूमि का मतलब क्या होता है? असिंचित भूमि का मतलब क्या होता है सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, असिंचित भूमि का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, इतनी वर्षा न हो। ठीक है, नहीं नहीं, इससे
ज्यादा हो, कम नहीं, सॉरी, ज्यादा हो, कम से कम इतना हो या इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अगर जो हो रही है, तो ऐसी भूमि को हम क्या बोलेंगे? सिंचित भूमि बोलेंगे। और असिंचित भूमि में हम क्या कर सकते हैं? गन्ना को नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी ही बोल रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगला, तो छोटी सी बात है, तो सिंचित भूमि किसे कहा जाएगा? जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है, वहीं पे गन्ना उगाया जा सकता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसल असिंचित भूमि में नहीं उगाई जा सकती है? वो गन्ना नहीं उगाई जा सकती है, बल्कि गेहूं, बाजरा, मूंगफली को उगाया जा सकता है, जहां पे 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होता हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, अगला, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण है। ये तो आसान सा प्रश्न है। मार्शल साहब आ गए तो आराम से करिए, ये तो आपका फेवरेट प्रश्न होगा, है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उपयोगिता को क्या कर सकते हैं हम? माप सकते हैं। सबसे पहले मार्शल ने ही कहा था ना कि उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। तो एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो कि गलत बोलेगा, सभी ठीक बोलेंगे। अगला, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप स्लष्टकी द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव की गणना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए ये बढ़िया सा प्रश्न है। अब इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप स्लष्टकी द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव की गणना जो होती है, वो हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रभाव आपका हिग्स और स्लष्टकी का संयुक्त रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब इस बात की गहराई को आप समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है? ये तो आसान सी बात है, ये तो रोज प्रश्न आता है ना। ये प्रश्न क्या है? रोज आता है, बार बार। कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा क्या? कोई करना नहीं चाहिए गलत, है ना? तो जितने लोग भी भेदात्मक उत्पाद बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मतलब एकाधिकारी है, उसका जो मन है सो करे, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को बना दे। ठीक है, अगर जो प्लास्टिक की उसकी मान लीजिए कि फैक्ट्री है, प्लास्टिक की उसकी कंपनी है, तो एक बड़ा खिलौना बना दे, एक छोटा खिलौना बना दे, उसी प्लास्टिक से वो बॉल बना दे, उसी प्लास्टिक से वो कार बना दे, उसकी इच्छा, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में। किसके? यूपी पीजीटी में। सबको पता होगा, सबको आता होगा कि एक उत्पादक न्यूनतम लागत सहयोग प्राप्त करता है, जबकि एक्स और वाई दो साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन दर और उसकी कीमतों के बीच संबंध होता है। आप कहेंगे सर जी इतनी बार आप बताएं, कैसे बोल सकता है? एम यू एक्स अपान पी एक्स, एम यू, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक कॉल मुझे बहुत देर से मिल रहा है, थोड़ा
आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए, थोड़ा बहुत समय आप लोग को भी मिल गया कि आप लोग थोड़ी सी बात कर लीजिए, है ना। तो एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपान एम वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपान पी जेड। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि एम आर टी एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए बताइए भाई कि काब डगलस उत्पादन फलन निम्नलिखित में से संबंधित है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है। हाँ, क्या उत्तर होगा? ई बोल रहे हैं पैमाने के प्रतिफल स्थिर है और प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होता है? अगर जो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्पादन फलन बोल रहा है, तो उत्पादन फलन क्या होता है? आप डगलस उत्पादन फलन किससे संबंधित होता है? तो ये पैमाने के प्रतिफल नियम से संबंधित होता है। और इसकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो इकाई होती है। इसमें दो तत्वों को शामिल किया जाता है। उत्पादन में दो तत्व शामिल होते हैं, एक पूंजी और दूसरा श्रम। पूंजी का भाग कितना होता है? पूंजी का भाग कितना होता है? 1/4। श्रम का भाग कितना होता है? 3/4। तो इस वजह से प्रतिस्थापन की लोच इसकी जो होती है वो इकाई होती है, एक होती है। लेकिन उत्पादन फलन जो होता है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत होते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए चलिए बताइए भाई। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हैरड डोमर मॉडल के संदर्भ में वांछित वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु एक अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? बताइए भैया। जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा आई अपन वाई। जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान वाई। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। और कोई? बी इतने सारे लोग क्यों बोल रहे हैं भाई? ये क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए कि हैरर डोमर वृद्धि मॉडल के संदर्भ में वांछित वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए, अगर जो वांछित वृद्धि दर प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति में निरंतर बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय होनी चाहिए ना भैया, है? और जो पूंजी उत्पाद अनुपात में घटाव की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? पूंजी साधन का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। पूंजी साधन का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। और आवश्यक बात यह है कि निरंतर बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, डी होना चाहिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला, आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सबसे अच्छी प्रकार से मापा जाता है? अब ये तो आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? हम्म, ठीक है, सी बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई? डी बोल रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगा, कुछ बी बोल रहे हैं।
भैया छोटी सी बात है, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। और आपको कॉमन सेंस क्या लगाना था यहाँ पे? कॉमन सेंस क्या लगाना है कि आर्थिक विकास में वृद्धि कब होता है? जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने का मतलब क्या हो रहा है कि उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि पूंजी अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है? पूंजी नहीं होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए, पूंजी नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, इजी सी बात है, ये तो सबको पता होना चाहिए। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है और मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। मांग अपनी पूर्ति का सृजन करती है। ये बात अलग अलग अर्थशास्त्र। तो ये तो आपको पता है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, जेबी से साफ कहते हैं। लेकिन कान खोल के और ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से। पूर्ति की बात पहले कौन करता है? जेबी से साफ। और एक और स्टेटमेंट दिया गया कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन करती है। तो यहाँ पे मांग पहले है, तो ये जो मांग पहले की बात जो कहते हैं वो किन्स साहब कहते हैं। ध्यान से और ठीक है, दिमाग खोल करके सुन लीजिए, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो जब पूर्ति पहले आए तो ये जेबी से साहब कहते हैं, और जब मांग पहले आए तो ये किन्स साहब कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, कि यदि श्रम की उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि की तुलना में मजदूरी दरों में तीव्र गति से वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो इसे क्या कहेंगे भैया? बताइए। सुनीता तिवारी जी, आशीष कुमार जी, मौसम कुमारी जी, जावेद अख्तर जी, रंजन सिंह जी, विनोद कुमार जी, सरिता जी, तस्नीम खान जी, सुरेंद्र सिंह जी, राधिका जी, प्रियम मिश्रा जी, रंजू जी, रुचि जी, आशीष जी, वैभव जी, विनोद जी, और जितने सभी लोग हैं महानुभाव, सभी लोग बताइए क्या उत्तर है रे भाई? ऑप्शन नंबर एक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग भी क्या बोलेंगे सर इसे? ठीक है, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति? थोड़ा धैर्य बनाइए सर। यदि श्रम की उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि की तुलना में मजदूरी दरों में तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। अरे भैया, जब मजदूरी बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? मजदूर पहले किसी एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा था तो उसमें 10 रुपये ले रहा था उत्पादन करने के लिए। अब मजदूरी बढ़ रहा है इसका, मान लीजिए 2 रुपया मजदूरी बढ़ गया तो अब 12 रुपया लेगा ना। तो अब ये जो ऑनर है, ये जो उद्यमी है, ये क्या करेगा? अब इसको ज्यादा मजदूरी देगा तो क्या तो क्या होगा? क्या होगा भैया? वस्तुओं की लागत में वृद्धि आ जाएगी। तो वस्तुओं की लागत में वृद्धि होने के कारण, वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण जो महंगाई आती है वो क्या बोलेंगे सर? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने लोग भी डी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। ऐसी गलती नहीं करना है, कभी ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है? ऐसी गलती कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं, ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न, कि किसी बाजार में अल्पकालीन ऋण पाया जाता है? किस बाजार में अल्पकालीन ऋण पाया जाता है? बताइए भाई, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो मुद्रा बाजार होता है ना सर,
इसमें क्या पाया जाता है? अल्पकालीन ऋण पाया जाता है और इसमें 1 दिन के लिए भी लेन-देन होता है। 1 दिन के लिए भी लेन-देन होता है, 1 डेज़ के लिए होता है, 1 डे के लिए होता है, 14 दिन के लिए होता है। तो जो 1 डे वाला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है? कॉल मनी बोलते हैं और जो 14 दिन वाला होता है, इसे हम नोटिस मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटिस मनी बोलते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो किसी बाज़ार में अल्पकालीन ऋण पाया जाता है, तो मुद्रा बाज़ार, तो मुद्रा बाज़ार में जो लेन-देन किए जाते हैं, वो 1 वर्ष से कम के लिए किए जाते हैं। बेसिकली 2 इसमें दर प्रचलित है, 1 दिन के लिए और 14 दिन के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? कौन-सा कथन सत्य नहीं है भई? बिल्कुल ठीक है। कौन-सा सत्य नहीं है? तो सबको पता होगा भैया कि व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता सीमित हो असीमित होती है। नहीं भैया, व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता जो होती है, वो असीमित नहीं होती है। व्यापारिक बैंक जो जमा को स्वीकार करता है, जो आप पैसा देते हैं ना, बैंकों को जमा करते हैं, उसी आधार पे वो साख का सृजन कर सकते हैं। असीमित पावर इनके पास नहीं है ना? अगला, कि भारत में नोट निर्गमन की कौन-सी प्रणाली प्रचलन में है? ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, सबको पता होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर, तो देखिए दोस्तों, एक बात को ध्यान से रखिएगा कि कभी-कभी ये पूछ लेता है कि ये बताइए कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली 1956 से पहले कौन-सी थी? से पहले। तो अगर जो 1956 से पहले की बात करें ना, तो तब थी अनुपातिक कोष प्रणाली और 1956 के पहले की बात करें तो अनुपातिक कोष प्रणाली थी और 1956 से बाद की बात करें तो न्यूनतम कोष प्रणाली है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जितने लोग भी करेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और न्यूनतम कोष प्रणाली वर्तमान समय में कितनी है? 200 करोड़ रुपए है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? आसान है भाई। क्या उत्तर होगा भाई? इजी सा प्रश्न है। कोई गलत क्यों करेगा भाई? साख निर्माण, साख का सृजन जो करता है, साख का निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है। फिर गलत क्यों हो रहा है? इतने लोग सी क्यों बोल रहे हैं? इतने लोग ये क्यों बोल रहे हैं भाई? ये व्यापारिक बैंक करता है ना, साख का निर्माण या साख का सृजन व्यापारिक बैंक करता है ना। साख पे नियंत्रण जो होता है वो केंद्रीय बैंक करता है। साख पे नियंत्रण करने का कार्य केंद्रीय बैंक, साख निर्माण करने का कार्य या साख का सृजन करने का कार्य व्यापारिक बैंक। कौन सा कारक उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करेगा? क्या होगा सर? उपभोग प्रवृत्ति को कौन सा इसमें से प्रभावित नहीं करेगा? आप कहेंगे सर नगरीकरण कैसे होगा? ठीक है, तो जैसे-जैसे आप नगरों की तरफ मूव करने लगेंगे, वैसे-वैसे आपकी खान-पान की दशा बदल जाएगी। गाँव में रहेंगे तो ₹5 के 1 समोसे में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत खर्च कर देंगे तो क्या होगा? ₹10 का 2 समोसा ले लेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप जब जब आप शहरों में जाएँगे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो कम से कम आपको कितना पे करना पड़ेगा? ₹200 पे करना पड़ेगा। तो जहाँ आपको 10 ही रुपए में परम आनंद मिल जा रहा था, अब आप ₹200 पेमेंट करेंगे और उसके बाद भी आपको पिज़्ज़ा मज़ा नहीं देगा। है ना? तो ये बात तो ठीक है। विज्ञापन होता है, शुद्ध प्लस खाइए, घूमिए एक शहर से दूसरे देश में। बिल्कुल ठीक है। हम भी खा के देख लें कैसे घूमते हैं। सामाजिक सुरक्षा उपाय से भी आपका उपभोग प्रभावित होता है।
कीमत दृढ़ता जो होता है इससे उपभोग का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जो वस्तुएं मांगी हैं वो भी बिक रही हैं, उन वस्तुओं का भी लोग उपभोग कर रहे हैं, और जो वस्तुएं सस्ती हैं उसका भी उपभोग लोग कर रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 2/3 हो तो निवेश गुणक का मान होगा। क्या होगा भाई? गुणक का मान क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1/1 माइनस 2/3, 3 क्या उत्तर आ रहा है? 3 और माइनस ये क्या दिया है? 2/3 दिया है ना। हाँ, तब तो आसान है, ठीक है। तो 2/3 दिया है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सर तो कितना उत्तर आ जाएगा? 1/, ठीक है, 3 1/3। इसका उत्तर ठीक नहीं आ रहा है क्या? इतना आ जाएगा ना फिर 1/1/1/3। फिर ये वाला फार्मूला पता ही होगा, ए बी अपान सी डी वाला, ठीक है। तो बी सी और ए डी, फिर क्या हो जाएगा सर? 1/3 हो जाएगा ना इसका, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, गलतियां हो रही हैं। 1/3 हो जाएगा ना। 1 सेकेंड, ये ऐसे नहीं किया है इसको, ये क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं ना कि 2/3 को पहले ही हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको, हम इसको 2/3 को सॉल्व कर लेंगे तो 1/1 माइनस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 36 18, ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 36 18 और फिर 36 18। 1 सेकेंड, क्या 1.5 नहीं आएगा? 1.5 कैसे आ जाएगा? ठीक है, 1.5 कैसे आ जाएगा? 1 माइनस 6 और 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 36 18 और 2 बच रहा है, 7 तिरिके 21। ठीक है, इस तरीके से तो आएगा ही नहीं यार ये लगभग। अगर जो इसको हम इतना मान लें तो 1/1 माइनस नियर अबाउट 6 मान लें तो फिर ये क्या आ जाना चाहिए? ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर जो हम ऐसे भी इसको ले लेते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा ना फिर, और 0.4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, कुछ इसमें एरर है, चलिए हम कल करवाते हैं, ठीक है। हम्म, कुछ इसमें मिस्टेक है। अच्छा, अगर जो इससे देख लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, इससे देख लेते हैं 1/, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 1/3, इसको हम यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 हो हाँ, तब तो ठीक है यार, आसान था। मैं ही पता नहीं कहाँ इधर उधर चला गया, ठीक है। हाँ, 3 ही होगा, है ना, 3 ही होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक, मेरा ही दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर। हाँ ठीक, नहीं नहीं, ऑप्शन ठीक है, सही है। वही वाला फार्मूला होता है ए बी सी डी। तो क्या कह सकते हैं? ए डी ऊपर हो जाता है, ए डी ऊपर हो जाता है और बी सी नीचे हो जाता है। इसी पे रख लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ठीक। हाँ, थोड़ा जल्दी करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, आय विश्लेषण का सिद्धांत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि चालू खाते के अंतर्गत किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है? चालू खाते को किस मद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? बिल्कुल ठीक है। तो चालू खाते में दोस्तों हम निवेश और ऋण को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, व्यापार की शर्त की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अरे यार, सबको पता होगा ये तो। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। व्यापार की शर्त, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी डोरेन साहब कहाँ गए, लेकिन व्यापार की शर्त की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम जेएस मिल साहब ने दिया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जिस दर पर एक देश विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का दूसरे दूसरे देशों से दूसरे देश के साथ व्यापार करता है उससे ही हम क्या बोलते हैं, व्यापार की दर बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार व्यापार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच कीमतों में अंतर क्या होता है? चलिए भाई, ये तो बच्चों वाला प्रश्न, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, है ना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी, बी, सी, ये बचा है, ये भी कुछ लोग कर दें, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है ना, ये दोस्तों साधनों की पूर्ण गतिशीलता पर आधारित है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता पर आधारित है। और ये क्या कह रहा है कि व्यापार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच कीमतों में अंतर जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार व्यापार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच कीमतों में अंतर जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है ये श्रम की पूर्ण गतिशीलता पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कोई भी नहीं है, बट कहीं भी जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़िए, थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो वही दोस्तों इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितनी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे दी जा रही है आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल रहे हैं ताकि आप देख पाए कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ आपको करंट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सब कुछ मेरे द्वारा मिल रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे लगे रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच जो है वो अलग अलग है। आपके बैचेस में आपके अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आपको और आपकी वैलिडिटी आप कोर्स जो होने वाली है वो लाइफ टाइम की होने वाली है। इट मीन एक बार आप एडमिशन लेंगे तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक लाइव स्टडी इलाहाबाद आपको पढ़ाएगा, बस आप ईमानदारी से बने रहिए। तो दोस्तों एडमिशन दो माध्यम से आप ले सकते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट। ठीक है, नेट की जो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट की फीस केवल और केवल 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और अन्य एग्जाम की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिया गया है, और एप्लीकेशन दिया गया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप
वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए, केवल आपको इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो सब कुछ अलग अलग भी मिल जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे। ठीक है, एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।